अश्वी अपने उस दर्दनाक अतीत को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उसे अध्यांश के सामने हार माननी पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद करके उस अतीत को याद किया। उसकी मुठ्ठियां भी कस गईं। अश्वी ने अपनी बात कहने से पहले खुद को हिम्मत दी और गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू की। मैंने अपना MBBS दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया और MS का पहला साल भी। अमन ठाकुर से मेरी पहली मुलाकात भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। मैं मेडिकल के स्टूडेंट थी, जबकि अमन ठाकुर मैनेजमेंट का। हमारे दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग थे, लेकिन हमारे बीच एक चीज़ कॉमन थी, फुटबॉल। मैं यूनिवर्सिटी की गर्ल्स फुटबॉल की टीम की कप्तान थी और अमन ठाकुर बॉयज़ फुटबॉल टीम का कप्तान। पूरी यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, जबकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया। यह बात उसके घमंड को चुनौती देती थी, इसलिए उसने मुझे झुकाने के लिए मेरी छोटी बहन का सहारा लिया। इतना कहकर अश्वी रुक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी छोटी बहन का चेहरा आ गया। तुम्हारी छोटी बहन? अश्वी बात करते करते रुकी ही थी कि तभी अचानक अध्यांश ने आश्चर्य से उसे सवाल किया, क्योंकि अध्यांश ने पहले ही अश्वी की सारी जानकारी हासिल कर ली थी, जिसमें उसकी छोटी बहन का कोई उल्लेख नहीं था। हाँ, मेरी छोटी बहन प्रख्या रैना। वह भी मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन वह अमन ठाकुर की तरह मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में थी। अमन ठाकुर को पता था कि मेरी बहन मेरी कमजोरी है। उसने इसी बात का फायदा उठाया और प्रख्या को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। उसी साल मैंने अपना MBBS पूरा किया और MS के पहले साल में थी। आधा साल बीतने वाला था। दिवाली से पहले जब मैं एक हफ्ते के स्टडी टूर पर गई थी, उस समय अमन ने मेरी गैर मौजूदगी में प्रख्या को अपने प्यार में इस कदर पागल कर दिया था कि उसे अमन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। जब हफ्ते बाद मैं टूर से वापस आई और मुझे प्रख्या और अमन के बारे में पता चला, तो मैंने प्रख्या को बहुत समझाया, लेकिन उसकी आंखों पर तो अमन के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि प्रख्या प्रेग्नेंट है। जब मैंने इस विषय पर उससे पूछा, तो उसने रोते हुए मुझे बताया, जब मैं स्टडी टूर पर गई थी, उस दौरान वह और अमन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गईं कि दोनों ने अपनी सीमाएं पार कर ली। पहला कदम अमन ने उठाया, यह कहकर कि प्रेम करने वालों के बीच शारीरिक संबंध अब तो शादी से पहले भी सामान्य हो गए हैं और शादी मुझसे ही होनी है, तो जो काम हम शादी के बाद करेंगे वो अभी क्यों नहीं कर सकते। प्रख्या तो पहले ही अमन के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने भी अमन को सहमति दे दी और उनके बीच सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि उस एक हफ्ते में कई बार शारीरिक संबंध बने। इसी कारण प्रख्या प्रेग्नेंट हो गई। पूरी सच्चाई जानने के बाद मैंने प्रख्या को समझाया कि वह जाकर यह बात अमन को बताए। जब प्रख्या ने मुझे बताया कि उसने यह बात अमन को बता दी है, लेकिन अमन इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उल्टा उसने प्रख्या पर ही आरोप लगाया कि उसने ना जाने कितने लड़कों के साथ रात बिताई होंगी और ना जाने कितनों के साथ संबंध बनाए होंगे, तो यह बच्चा उनमें से किसी और का होगा। अमन द्वारा सबके सामने प्रख्या का ऐसा अपमान और उसे चरित्रहीन साबित करना वह सहन नहीं कर पाई और जिस दिन उसे मुझे यह सारी सच्चाई बताई, उसी दिन उसने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रख्या का कबूलनामा मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जब वह मुझे उसके और अमन के बीच जो कुछ हुआ वह बता रही थी। इसी आधार पर मैं अमन ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पुलिस स्टेशन गई, लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की और कहा कि यह आत्महत्या का मामला है और मुझे वहां से भगा दिया। मैं कमिश्नर ऑफिस गई और कमिश्नर से भी मिली। उसके सामने मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वहां से भी मुझे निराशा ही मिली, क्योंकि अमन ठाकुर ने पहले ही अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके सभी को खरीद लिया था और जहां किसी को खरीदा नहीं जा सका, वहां उसने उस व्यक्ति का तबादला करा दिया या किसी अपराध में फंसाकर सस्पेंड करवा दिया। जब मेरी बात कहीं नहीं सुनी गई, तो आखिरकार मैंने महिला आयोग का सहारा लिया और उसके दरवाजे खटखटाए। दिल्ली महिला आयोग में मेरी बात सुनी भी गई और उसे मुख्यमंत्री और DGP तक पहुंचाया भी गया। यह मामला मुख्यमंत्री और DGP तक पहुंचते ही तुरंत कार्रवाई की गई। अमन ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी कोर्ट ने दिए। जब अमन ठाकुर को इस बात का पता चला, तो वह तुरंत दिल्ली छोड़ने के लिए
अपने ही घर से भाग निकला, लेकिन उसके किए की सजा कानून से पहले प्रकृति ने उसे दी। और जब वह दिल्ली जयपुर हाईवे पर था, तभी एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर दे मारी, जिससे उसकी कार उस समय ट्रक के नीचे आ गई। उसी एक्सीडेंट में वह बच तो गया, लेकिन कोमा में चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उससे मेरी एक मुलाकात उस दिन मॉल में हुई थी। अस्वी ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की। पूरे समय अध्यांश की नज़रें अस्वी पर टिकी हुई थी। बात बताते हुए जो तकलीफ अस्वी को हो रही थी, वह उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आ रही थी। अस्वी का इतना दर्दनाक अतीत जानकर अध्यांश को खुद पर भी गुस्सा आया कि उसने एक ऐसे इंसान की बात पर यकीन करके अस्वी को तकलीफ दी, जो उसकी प्रेमिका को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। अस्वी से पूरी सच्चाई जानने और उसकी आंखों में आंसू देखकर अध्यांश और अथर्व दोनों की आंखें भर आईं। वे दोनों भी कहीं न कहीं अस्वी के दर्द को महसूस कर रहे थे, खासकर अथर्व, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को खोया था। इसलिए बहन को खोने का दर्द क्या होता है, यह अथर्व अच्छे से समझता था। कुछ देर तक आंसुओं को बहाने के बाद अस्वी ने अध्यांश की ओर देखा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और एक विश्वास के साथ उससे सवाल किया, अध्यांश, मैंने अपना अतीत आपको बता दिया। अब आप बताइए कि आपने मुझसे शादी की, इसमें अमन की क्या भूमिका थी? अमन ने आपको ऐसा क्या कहा था कि आप मुझसे इतनी नफरत करते थे कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की? आप किस अपमान की बात कर रहे थे उस रात? आपने मुझसे कहा था कि अब मुझे समझ आएगा कि अपमान से भरा जीवन कैसा होता है, तो इसका क्या मतलब था? अस्वी के पूछने पर अध्यांश की नज़रें उसकी नज़रों से मिली और उसने अस्वी की आंखों में खुद के लिए असीम विश्वास देखा। खुद के लिए ऐसा विश्वास देखकर अध्यांश उसे ना नहीं कह सका। उसने अस्वी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बोलना शुरू किया, जान, शादी के 1 साल पहले से ही मैं आपसे प्यार करता था। जब आप MBBS के फाइनल ईयर में थी, सीधे शब्दों में कहूँ तो उस 1 साल में मेरे आदमी मेरे आदेश पर आपके साए बने रहते थे और आपकी सुरक्षा करते थे। 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने रहती थी, क्योंकि जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास होते थे, उनके कपड़ों में मैंने खास तौर पर कैमरे फिट करवा रखे थे ताकि मैं आपको देख सकूं। लेकिन काम में इतना व्यस्त था कि आपके लिए समय ही नहीं निकाल सका। उस 1 साल में मैं आपके लिए कितना तड़पा हूँ, यह सिर्फ मैं जानता हूँ। जब मुझसे आपके बिना रहा ना गया, तब मैंने तय कर लिया कि मैं आपसे मिलूँगा और प्रपोज करूँगा। अगर आप प्यार से मानेंगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो। तभी बीच में अस्वी बोल पड़ी, नहीं तो ज़बरदस्ती से मनाओगे, है ना? अस्वी के ऐसा कहने पर अध्यांश मानो नाराज होकर बोला, नहीं जान, ऐसा नहीं। अगर आप मना करती तो मैं आपको मनाता, तब तक आप हाँ न कहती, तब तक मैं कोशिश करता रहता। आगे कुछ पूछना है? जवाब में अस्वी ने बस नाम में सर हिला दिया। इसके बाद अध्यांश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, उस रात मैं आपसे मिलने ही निकला था। मुझे पता था कि उस रात आप दोस्तों के साथ डिनर पर जाने वाली हो और इसलिए मैं आपके पास आ रहा था। मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, घर से निकल चुका था, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि मुझे अस्पताल से फ़ोन आया कि मेरे दोस्त को होश आ गया है। जो 6 महीने से कोमा में था, वह दोस्त कोई और नहीं, अमन था। लंबे समय बाद अमन को होश आया था। यह सुनते ही मैं कुछ और सोच न सका। मैं आपसे मिलने का प्लान रद्द कर दिया और सीधे अस्पताल चला गया अमन से मिलने। अस्पताल में जाकर मैंने अमन से मुलाकात की और उससे पूछा कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तब उसने मुझे बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। जब उसने मुझसे ज़्यादा अमीर लड़के मिल गए तो वह मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन वह उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, इसलिए इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और उसने ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया, हालांकि वह कोमा में चला गया। जब मैंने अमन से उस लड़की का नाम पूछा तो उसने आपका नाम बताया और साथ ही आपकी तस्वीर भी दिखाई, जिसमें आप अमन के साथ थी। जान, उस दिन मेरा मन 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा निर्दोष मान रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अमन को। मैं उसी उलझन के साथ घर लौटा और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब मैं सुबह बाहर निकला तो एक फैसले के साथ बाहर आया। मैंने ठान लिया था कि जिसने मेरे दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसे मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि वह मौत मांगेगा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं होगी। 2 दिनों में मैंने सारी तैयारी कर ली।
उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन आपका MS का पहला साल का रिजल्ट था, क्योंकि आप उस दिन आगरा वापस जाने वाली थी और मैं आपको आपके ही शहर में सज़ा देना चाहता था, ताकि जब मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो आपको आपके अपने पहचानने वालों से तिरस्कार मिले। उस लोगों की नज़रों में आपको अपने लिए सिर्फ नफ़रत और मजाक दिखे। यह सब सोचकर मैं अगले दिन ही आगरा पहुंच गया। जिस दिन आप रिजल्ट लेकर आगरा आई, मैंने आपको रास्ते से ही उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ वह सब आप जानती हैं जान। एक गहरी सांस के साथ अध्यांश ने अपनी बात खत्म की और अस्वी की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वह कुछ कहेंगी, लेकिन अस्वी ने कुछ नहीं कहा। बस अध्यांश के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ महसूस कराए स्टडी रूम से बाहर चली गई। अध्यांश उसे रोक भी न सका, बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे इस तरह जाते देख अस्वी की आंखों में निराशा छा गई। काफ़ी देर चुप रहा। अध्यांश और अस्वी का दर्दनाक अतीत सुन रहे अथर्व को भी दोनों के लिए सहानुभूति हुई। कहीं न कहीं अध्यांश की बातों ने अथर्व के मन में उसके लिए जो नफरत थी उसमें थोड़ी सी दरार डालना शुरू कर दी थी। अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और अध्यांश के पास आया। उसने अध्यांश के कंधे पर हाथ रखा। आज अध्यांश को भी उसके स्पर्श में प्यार और अपनापन महसूस हुआ। उसने भी पलटकर अथर्व की ओर देखा तो अथर्व ने कहा, भाभी को थोड़ा समय दो। आज उन्हें बहुत बड़ी बात पता चली है जिससे उन्हें सचमुच दुख हुआ है, तो इससे उबरने में थोड़ा समय लगेगा। हो सके तो उन्हें प्यार दो, अपनापन दो और समय दो। हो सकता है वो जल्दी इस सब से बाहर आ जाए और खासकर उन्हें अमन से दूर ही रखो। वो आदमी मुझे शुरू से ही गड़बड़ लगता है। अथर्व के इस अपनत्व भरे शब्दों को सुनकर अध्यांश को लगा कि आज उसे अपना दोस्त वापस मिल गया। इस एहसास को पाकर अध्यांश ने भी अथर्व के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और हल्की सी मुस्कान दी। अथर्व के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने वहाँ से चले जाना ठीक समझा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर जाने से पहले उसे अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी, इस कमरे में जो कुछ भी बात हुई उसके बारे में किसी और को ना पता चले, इसका ध्यान रखना अथर्व। मैंने बहुत विश्वास के साथ तुम्हारी मौजूदगी में अपना अतीत अपनी जान को बताया और उनका अतीत उनकी जुबानी सुना। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम दोस्ती निभाते हो या फिर दुश्मनी। चिंता मत करो अध्यांश, मोहब्बत का दर्द क्या होता है यह मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। एक गलतफहमी कैसे रिश्तों का विनाश कैसे होता है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिरकार मैंने भी तो ऐसी ज़िंदगी जी है ना, इसलिए निश्चिंत रहो। इस कमरे में जो कुछ भी कहा गया या सुना गया वह सिर्फ तुम्हारे और मेरे और भाभी के बीच ही रहेगा। अध्यांश को आश्वस्त करते हुए अथर्व वहाँ से चला गया। पहले तो अध्यांश अथर्व को जाता हुआ देखता रहा। जब वह नज़र से ओझल हो गया तब एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, बस 2 दिन, उसके बाद तुम्हारी मेरे लिए जो भी नफरत है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो गलतफहमी तुम पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें उससे भी रूबरू करवाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाऊंगा। यह तुम्हारे दोस्त अध्यांश सिंह राजवंश का वादा है तुमसे। अथर्व के जाने के बाद अध्यांश कुछ देर तक स्टडी रूम में बैठा रहा। अपने बेडरूम में जाने से पहले उसने अजर्व को फ़ोन किया और कुछ बातें समझाई। उसके बाद वह भी स्टडी रूम से निकलकर अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में पहुंचते ही अध्यांश की नज़र बिस्तर पर गई जहां अस्वी आराम से सो रही थी। जाकर स्वीतीय हुई। जिस तरह से अस्वी स्टडी रूम से उठकर चली गई थी उसे देखकर अध्यांश को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके मास्टर बेडरूम में आकर सो जाएंगी। अस्वी को यूं बिना किसी तनाव से आराम से सोता देखकर अध्यांश को भी राहत मिली। उसने भी कपड़े बदले और अस्वी के बगल में आकर लेट गया और उसे पीछे से आलिंगन में ले लिया। इसी तरह दोनों की रात एक दूसरे की नज़दीकी में बीती। अगले दिन सुबह सबको हवेली पहुंचना था, इसलिए सब जल्दी से उठकर तैयार हो गए और एक एक करके अपने साथी के साथ हवेली से होटल के लिए निकल गए। बस केवल अथर्व ही ऐसा था जो अकेला गया, क्योंकि अधीरा, त्रिशिका और निबांशी के साथ अंगद की गाड़ी में चली गई थी। सबसे आखिर में अध्यांश और अस्वी बचे। वो दोनों भी साथ ही जाना चाहते थे, इसलिए सबके निकलने के बाद ही होटल के लिए रवाना हुए। सुबह 9 बजे पहले गणेश स्थापना थी, उसके 1 घंटे बाद मेहंदी फंक्शन, शाम को रिंग सेरेमनी और रात में संगीत संध्या। दैवी के परिवार में उसके दादाजी को छोड़कर कोई और नहीं था और वो भी शादी वाले दिन होटल पहुंचने वाले थे। अध्यांश का परिवार सीधे रात की संगीत संध्या में आने वाला था।
अथर्व के परिवार में भी कोई नहीं था। बाकी बच्चे अश्वी के माता पिता वो दोनों सुबह सबसे पहले होटल पहुंच चुके थे। अश्वी के परिवार के बाकी सदस्य दोपहर बाद सगाई में आने वाले थे। सुबह गणेश स्थापना के लिए सारी तैयारियां अश्वी के मम्मी पापा ने करवा दी थी। हवेली से एक एक करके सभी होटल पहुंच चुके थे। गणेश स्थापना के लिए 9 बजे का मुहूर्त था, इसलिए 8 बजे तक सभी आ चुके थे। वह होटल भी राजवंश ग्रुप ऑफ एम्पायर का ही था, इसलिए यहाँ भी हवेली की तरह ही एक पूरा फ्लोर अध्यांश के लिए रिजर्व था। बाकी सभी के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर थे, जबकि होटल का टॉप फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर अध्यांश का था। हर फ्लोर पर 25 कमरे थे, जबकि थर्ड फ्लोर पर केवल 2 कमरे थे, जिसमें अध्यांश एक कमरे का उपयोग अपने बेडरूम के रूप में करता था, जबकि दूसरा कमरा स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल होता था। अध्यांश ने सभी बुजुर्गों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर कमरे रिजर्व कर रखे थे। पहले फ्लोर पर सभी लड़के और दूसरे फ्लोर पर लड़कियां ठहरी हुई थी। आंशी की तरफ से गणेश स्थापना की पूजा ग्राउंड फ्लोर के बैंक्वेट हॉल में होनी थी, जबकि दैविक की तरफ से गणेश स्थापना की पूजा दूसरे फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में। अध्यांश के कहने पर होटल मैनेजर ने पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल से टेबल और कुर्सियां हटवा दी थी। आंशी की तरफ से गणेश स्थापना की पूजा में उनके माता पिता बैठने वाले थे, जबकि दैविक की तरफ से अभी कुछ तय नहीं हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसके परिवार में ऐसा कोई कपल बचा ही न था जो उसके शादी की रस्मों के साथ बैठ सके। इसलिए दैविक ने उम्मीद के साथ अध्यांश की ओर देखा और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अध्यांश ने गुस्से से उनकी ओर देखा और नकार में सिर हिलाया। प्लीज़ यार, इतना तो कर दे अपने दोस्त के लिए। तुझे पता है ना कि मेरे परिवार में दादाजी के अलावा अब कोई नहीं बचा। दैविक ने अध्यांश के गुस्से की परवाह किए बिना उनसे मिन्नत की। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तू जानता है ना कि अभी ये बात किसी को पता नहीं चली है। अगर तेरी बात मानकर मैं ऐसा करूँ तो उसे तकलीफ होगी और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसे कोई तकलीफ हो। और 1 मिनट, तुझे ये बात किससे पता चली? किसने तुझे बताया? अध्यांश ने पहले दैविक को अपनी मजबूरी समझाया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए तुरंत उससे पूछा। दैविक ने बिना घबराए अध्यांश के सवाल का एक ही वाक्य में जवाब दिया। मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन कुछ घटनाओं को जोड़ते हुए मुझे खुद ही सब समझ आ गया था। तो उसकी चिंता मत कर, मैंने इसका भी हल निकाल लिया है। दैविक ने कुछ सोचकर अध्यांश से कहा। फिर उसने अथर्व को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। अथर्व भी उसकी योजना को समझ गया और तुरंत काम में लग गया। अथर्व को अपना प्लान समझाने के बाद दैविक ने अध्यांश से कहा, बाकी सब तो मैं संभाल लूँगा, बस तू भाभी को संभाल ले। लेकिन तू करने क्या जा रहा है ये बता। दैविक को इतना बिंदास देखकर अध्यांश ने उससे पूछा। तुझे समय आने पर खुद ही समझ आ जाएगा, बस तब तक तू जा और भाभी को संभाल। यहाँ मैं और अथर्व सब देख लेंगे। यह कहकर दैविक ने अध्यांश को अश्वी के कमरे में भेज दिया। अध्यांश सबसे छुपते छुपाते अश्वी के कमरे में पहुंचा और उसे दैविक के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। पूरी बात जानने के बाद अश्वी की प्रतिक्रिया भी वही थी जो थोड़ी देर पहले अध्यांश की थी। उसके मन में भी सवाल थे कि यह सब कैसे संभव है। जब अश्वी अपने विचारों में खोई हुई थी, तब सामने खड़े अध्यांश को उनकी मन स्थिति का एहसास हुआ। उसने अश्वी को अपनी ओर खींचा और उसे अपने करीब ले आया। अध्यांश के ऐसा करने से अश्वी के हाथ जल्दी से अध्यांश के कंधे पर कस गए और उसका सर अध्यांश की छाती से टकराया। ऐसा होने पर अश्वी चिढ़ गई। अध्यांश, क्या कर रहे हो आप? अध्यांश ने अपने दोनों हाथों से अश्वी के कमर को जकड़ा और कहा, जान रिलैक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैविक ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वह और अथर्व मिलकर सब संभाल लेंगे। आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, एक और बात, आप इस कमरे में नहीं रहना, इसलिए अपना सामान ऊपर 3rd फ्लोर पर मेरे कमरे में शिफ्ट कर लो। अध्यांश ने आदेश देते हुए कहा। अध्यांश का आदेश सुनकर अश्वी ने परेशान होते हुए पूछा, लेकिन अध्यांश, अगर किसी को पता चल गया तो? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जान, मैंने यहाँ सब आने से पहले ही सब सोच लिया था। और वैसे भी 3rd फ्लोर पर मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, इसलिए बेवजह का टेंशन छोड़ और शादी की हर रस्म को एंजॉय कीजिए। अध्यांश ने अश्वी को परेशान देख उसे शांत कराते हुए कहा। 3rd फ्लोर अध्यांश का है। यह सुनकर अश्वी हैरान रह गई। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि हवेली तक तो ठीक था, लेकिन होटल में पूरा फ्लोर रिजर्व कराने की क्या ज़रूरत थी।
अश्वी ने अपने मन की बात अंदर रखते हुए अध्यान से पूछ लिया। अध्यांश मान लिया कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी होटल में पूरा फ्लोर ही अपने नाम बुक कर लें। जान, यह पूरी होटल आपके पति की है, तो फिर चिंता किस बात की? अश्वी के सवाल पर अध्यांश ने एकदम सामान्य ढंग से बताया, ठीक है, मान लिया कि आपके फ्लोर पर कोई नहीं आएगा, लेकिन इस फ्लोर का क्या? यहाँ तो सभी की आवाजाही बनी रहेगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? अध्यांश की बात सुनने के बाद अश्वी ने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया। जान, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप इस कमरे से मेरे कमरे में चली जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तो जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, मुहूर्त का समय हो गया है। अध्यांश ने अश्वी के सवाल का जवाब देते से बचते हुए उसे तैयार होने के लिए भेज दिया। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी तैयार होने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। अध्यांश ने पहले से ही अपने और अश्वी के लिए मैचिंग आउटफिट चुन रखे थे। आज के दिन के लिए अश्वी ने नीला रंग चुना था। अश्वी को तैयार होने के लिए भेजकर वह भी खुद तैयार होने चली गई। अश्वी के तैयार होकर आने से पहले ही अध्यांश तैयार होकर वापस आ गया। थोड़ी देर में अश्वी नीले रंग का लहंगा चोली पहनकर कमरे में आई, जिसमें पर्पल कलर के फ्लोरल प्रिंट थे और साथ में ग्रीन कलर की ओढ़नी थी। नीचे गोल्डन कलर की चौड़ी पट्टी थी। लहंगे का डिजाइन सटीक ब्लाउज में था। ओढ़नी बेहद सिंपल मैचिंग की थी। अध्यांश ने भी अश्वी की मैचिंग कुर्ता और सफ़ेद चूड़ीदार पहना था। कुर्ते के ऊपर अश्वी के लहंगे के कपड़े से बना नेहरू जैकेट था। साथ में अश्वी द्वारा ली गई घड़ी और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट था। बालों को जेल लगाकर सेट किया था और उसकी दाढ़ी ने उसके लुक को और भी कातिलाना बना दिया था। जब अध्यांश की नज़र अश्वी पर पड़ी तो उसका दिल मानो धड़कना ही बंद कर दिया, जैसे उसने अपनी सूझबूझ ही खो दी हो और बस वह अश्वी को ही निहारता रहा। उसे इस तरह देखते हुए अश्वी धीरे धीरे उसके पास आई और पैरों के पंजों पर थोड़ा ऊपर उठकर अध्यांश के गाल को चूम लिया। अश्वी के इस तरह से करने से अध्यांश होश में आया। राजा साहब, शादी के पहले ही फंक्शन में आपके ये हाल है तो आगे क्या होगा? अश्वी ने हल्की मुस्कान के साथ अध्यांश से कहा और फिर उसे देखते हुए आंख मारी। अध्यांश तो पहले ही अश्वी को अपने द्वारा चुने गए आउटफिट में देकर क्लीन बोल्ड हो चुका था। ऊपर से अश्वी का इस तरह किस करना और फिर आंख मारना। अश्वी की इन अदाओं से अध्यांश का दिल भी बगावत कर उठा। उसने एक पल की देरी किए बिना अश्वी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जान, अगर आप इतनी खूबसूरत दिखने वाली हैं तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कमरे में ही रहेंगे और पूरा दिन आपको निहारता रहूँगा। अध्यांश ने अपने अंदाज में अश्वी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा। अध्यांश की ऐसी बातें सुनकर अश्वी ने मीठी हंसी हंसी और साथ उसके कंधे पर हल्की थपकी मारी और बोली, बेशरम, सिर्फ आपके लिए जान। अश्वी को इस तरह नखरे करते देख अध्यांश खुद को रोक नहीं पाया और अपने होठ अश्वी के होठों पर रख दिए। अध्यांश ने अचानक ऐसा करने पर अश्वी ने उसके जैकेट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और वह भी अध्यांश का साथ देने लगी। दोनों की किस 15 मिनट तक चली। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर उनके होठ एक दूसरे से अलग हुए। अध्यांश से अलग होने के बाद अश्वी को इतनी शर्म आई कि उसने अपना चेहरा अध्यांश की छाती में छुपा लिया। अध्यांश ने भी अपनी बाहों में कस लिया। दोनों इस तरह एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस आवाज़ को सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तभी अथर्व की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, अगर रोमांस हो गया है तो जल्दी से बाहर आओ, मुहूर्त का समय गुजरता जा रहा है। अथर्व की ऐसी बातें सुनकर अध्यांश को बहुत गुस्सा आया। एक तो उसके रोमांस में खलल डाला और ऊपर से उसे सुनाकर भी चला गया। अध्यांश को तो गुस्सा आया, लेकिन अश्वी को उस पर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर नहीं पाई और हंस पड़ी। अध्यांश पहले ही अथर्व की बातों से गुस्से में था और ऊपर से अश्वी का उस पर हंसना, जिससे और वह चिढ़ गया। जान, बहुत हंसी आ रही है ना आपको? तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन अध्यांश कुछ करे उससे पहले ही अश्वी ने सॉरी कहकर बात को बदल दिया। अश्वी का श्रृंगार अभी बाकी था। अध्यांश ने अश्वी का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाकर उसे आईने के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। अध्यांश ने खुद ही अपने हाथों से अश्वी को एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी पहनाई। सिर पर राजस्थानी बोर, कानों में कुंडल, गले में कुंदन का हार, हाथों में बंगड़िया, पैरों में झांझर और अंत में साड़ी में सिंदूर, होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक, आंखों में काजल और आईलाइनर, हल्का मेकअप और माथे के बीच में गोल बिंदी। अश्वी पूरी तरह से तैयार हो गई तो अध्यांश ने उसकी आंख का काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया।
अश्वी ने भी अपने आँख से काजल लेकर अध्यांश के कान के पीछे लगा दिया। दोनों ने कमरे से निकलने से पहले एक कपल पिक क्लिक किया और फिर कमरे से बाहर निकलकर गणेश स्थापना की पूजा के लिए चले गए। उस जगह पर दैविक, अथर्व और त्रिशिका के अलावा पूजा कराने वाला ब्राह्मण देव ही थे। बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को वहां ना देखकर अश्वी ने अध्यांश की ओर देखा। अध्यांश को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दैविक और अथर्व की ओर देखा। लेकिन दोनों में से कोई कुछ बताने से पहले ही त्रिशिका अध्यांश और अश्वी के पास आ गई और दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, भाई भाभी, सब लोग नीचे बैंक्वेट हॉल में हैं, लेकिन क्यों? क्या यहाँ गणेश स्थापना की पूजा नहीं होने वाली? उसे इस तरह अधीर होकर पूछने पर अथर्व भी अध्यांश और अश्वी के पास आया और उसके कंधे पर अपना एक एक हाथ रखकर बोला, भाभी, आप और अध्यांश यहाँ बिना किसी टेंशन या डर के पूजा में बैठ सकते हैं, इसलिए हमने आपको नीचे भेज दिया है। लोग आंसी भाभी की तरफ से गणेश स्थापना की पूजा करके यहाँ आएंगे, तब तक आप दोनों ने यहाँ पूजा विधि पूरी कर ली होंगी। यही सब सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे थे कि कोई निशानी न हो। यह देखकर अश्वी को अच्छा लगा, लेकिन फिर अधीरा की चिंता उस पर हावी होने लगी और उसने सवाल पूछा, लेकिन अधीरा को गलत नहीं लगेगा कि उसके भाई की शादी के पहले फंक्शन को उसने मिस कर दिया? भाभी, आप अधीरा की चिंता ना करें, मैं उसे समझा लूँगा और आप और अध्यांश जल्दी से अपना स्थान ले, तब तक पूजा विधि शुरू हो सकेगी। दैविक ने अश्वी के पास आकर उसे समझाया। सब लोग अश्वी को समझा रहे थे, लेकिन अध्यांश का ध्यान तो कहीं और ही था। उसकी नज़र तो केवल अथर्व के हाथ पर थी, जो उसने अश्वी के कंधे पर रखा था। अध्यांश ने आगे बढ़कर अथर्व का हाथ अश्वी के कंधे से हटाया और उसे चेतावनी देते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह मेरी पत्नी है। ऐसा कहकर अध्यांश ने अपने दोनों हाथ अश्वी के कंधों पर कस लिए। अध्यांश के लिए अश्वी के प्रति इतना असुरक्षित देख अथर्व, दैविक और त्रिशिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अध्यांश ऐसा कुछ कर सकता है। आज तक उन्होंने या तो अध्यांश का गुस्सा देखा था या फिर भावहीन चेहरा, लेकिन कभी किसी के लिए इतना प्यार और चिंता दिखाते हुए नहीं देखा। तो वह मेरी भाभी भी है और भाभी माँ के समान होती हैं, अथर्व ने भी बिना डर के जवाब दिया। अध्यांश और अश्वी के बीच की चर्चा आगे बढ़े इससे पहले ही दैविक ने उन दोनों को अलग करने के लिए अध्यांश को एक दर्द भरे स्वर में कहा, अध्यांश, मुहूर्त का समय हो गया है, कृपया अभी आकर भाभी के साथ पूजा में बैठो, नहीं तो अगर सब लोग आ गए तो तुम्हें और भाभी को परेशानी होगी। अश्वी भी अध्यांश और अथर्व के बीच के ताने के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अध्यांश का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए पूजा में बैठ गई। जैसे ही दोनों बैठे, ब्राह्मण देव ने पूजा विधि आरंभ किया। त्रिशिका, अथर्व और दैविक भी उसके पीछे आकर बैठे। सौभाग्य से कोई वहां आता उससे पहले ही गणेश स्थापना की पूजा पूरी हो गई। 1 घंटे बाद मेहंदी फंक्शन था, इसलिए सभी अपने कमरे में जाने लगे। अध्यांश ने अश्वी को लेकर दूसरे फ्लोर पर स्थित अश्वी के कमरे की ओर चल दिया। अध्यांश ने पहले ही कहा था कि गणेश स्थापना के बाद अश्वी को उसके कमरे में शिफ्ट होना है, इसलिए जब अध्यांश अश्वी को लेकर तीसरे फ्लोर पर जाने के बजाय अश्वी के कमरे में ले आया तो अश्वी को हैरानी हुई और वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही अध्यांश कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अश्वी का सारा लगेज ले जाकर वह क्लोजेट रूम में आया और एक स्विच दबाया, जिससे आगे जो हुआ उसे देखकर अश्वी का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। अध्यांश ने स्विच दबाया और साथ ही क्लोजेट रूम के एक दरवाजे 2 भागों में बट गए, जिससे सामने लिफ्ट दिखाई देने लगी। इस प्रकार कमरे में लिफ्ट का होना अश्वी के लिए एक सपने के समान था। वह तो आंख फाड़कर कभी अध्यांश की ओर देखती तो कभी लिफ्ट की ओर नजर डालती। अश्वी की आंखों में मौजूद आश्चर्य अध्यांश को भी महसूस करा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी बताने से बचते हुए वह अश्वी को लेकर लिफ्ट के अंदर गया और साथ ही लिफ्ट बंद हो गई। यह लिफ्ट सिर्फ उसी कमरे के तीसरे फ्लोर पर अध्यांश के लिए रिजर्व किए गए कमरे में ही जाती थी, जो अध्यांश के व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्पेशल डिजाइन की गई थी। इस लिफ्ट के बारे में अध्यांश के अलावा अजर्व, उदय, शमशेर और होटल का मैनेजर जानता था। अध्यांश अश्वी को लेकर कमरे में आया। आकर उसने अश्वी का लगेज अपने क्लोजेट रूम में रखा और फिर वापस कमरे में आ गया। अध्यांश ने अश्वी को जिस स्थिति में छोड़कर क्लोजेट रूम में गया था, उसके लौटने पर भी अश्वी उसी स्थिति में खड़ी थी, अपनी जगह से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुई थी। अश्वी को इस तरह खोया हुआ देख अध्यांश ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर उसके कान में कहा, जान, इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है।
अध्यांश की आवाज़ सुनकर अस्वी ने अपने विचारों को झटका देकर हकीकत में आई और उसे अध्यांश की ओर देखा, जो उसके करीब ही खड़ा था। अस्वी ने अपने दोनों हाथों की माला बनाकर अध्यांश के गले में डाल दी और उसके करीब आते हुए बोली, अध्यांश, आप तो मेरे लिए दिन ब दिन रहस्यमयी होते जा रहे हैं। मतलब कमरे में लिफ्ट कौन रखता है, वो भी होटल के कमरे में? अगर किसी को पता चल गया तो? अस्वी इस तरह अध्यांश के करीब आई तो अध्यांश ने भी उसके कमर पर हाथ रखकर उसे और करीब खींच लिया। जान, वह कमरा भी किसी और के उपयोग के लिए तो नहीं है। और फिर 3rd फ्लोर पर आने के लिए मेरी एक पर्सनल लिफ्ट है, जो मेरी फिंगरप्रिंट से ही खुलती है और बंद होती है, जबकि यह दूसरी लिफ्ट अजर्ब, उदय और शमशेर के लिए है। लेकिन उसे उपयोग करने के लिए भी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कार्ड का एक्सेस है तभी आप मेरे फ्लोर पर आ सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए किसी को भी इस लिफ्ट के बारे में पता चलना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मुझे समझने की, तो धीरे धीरे जान जाएंगी। अध्यांश ने अस्वी के नाक पर अपना नाक रगड़ते हुए कहा और उसकी थोड़ी छेड़खानी की। अध्यांश की छेड़खानियाँ अस्वी को भी पसंद थी, लेकिन उसे भी अध्यांश को थोड़ा परेशान करने का मन हुआ। इसलिए अस्वी ने पैरों के पंजों पर ऊंचा होकर अध्यांश के गाल पर एक चपट भर दी। आज अस्वी के इस तरह जोर से चपट लगाई कि अध्यांश के मुंह से चीख निकल गई और उसके गाल पर निशान भी पड़ गए। यह बात अलग थी कि अध्यांश ने आंख तिरछी करके अस्वी की ओर देखा और बोला, जान, आपको बहुत मस्ती सूझ रही है ना? यह सुनकर अस्वी ने अध्यांश के कान के नीचे गले के भाग पर जोर से एक चपट भर दी। अध्यांश, यह एहसास अस्वी को दर्द दे गया और उसकी आंखें मिचक गईं। साथ ही अध्यांश के नाम की एक ध्वनि भी उसके मुंह से निकल गई। अस्वी का हाथ अध्यांश के गले से हटकर अपने गले की ओर चला गया। अध्यांश सिर्फ मजाक मजाक में अस्वी को चपट लगाई थी, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी थी कि जहां अध्यांश ने चपट लगाई थी वहां निशान के साथ खून भी उभर आया। अध्यांश की नज़र वहां पड़ी तो उसने तुरंत अस्वी का हाथ हटा दिया। अध्यांश ने देखा कि अस्वी के गले से खून निकल रहा है। यह देखकर अध्यांश ने अस्वी को बिस्तर पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसमें से कॉटन लेकर अस्वी के घाव को साफ किया और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक भी लगाया। आई एम सॉरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा तुम्हें जख्म देने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। अस्वी को दर्द में देखकर अध्यांश को भी तकलीफ हुई। उसने ऐसे ही अस्वी के सामने बैठकर अपना सर झुका लिया और अपने कान पकड़ लिए। अध्यांश का इस तरह कान पकड़ना या अस्वी के सामने सर झुकाना उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए अस्वी ने तुरंत अध्यांश के हाथ उसके कानों से हटा दिए और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया। अध्यांश, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने या सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी यह दर्द तो मीठा दर्द है जो मुझे आपके प्रेम से मिला है। आखिरी लाइन अस्वी ने शिद्दत से लेकिन धीमे से कही और उसके गाल पर एक किस भी कर दी। अध्यांश को पता था कि अस्वी दुखी है, लेकिन उसे गिल्ट महसूस न हो इसलिए अस्वी उसका ध्यान हटाने के लिए यह सब कर रही थी। इसलिए अध्यांश ने भी इस बात को वहीं पर रोकते हुए अस्वी से तैयार होने के लिए कहा। ओके, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मेहंदी के लिए लेट हो जाओगे। अस्वी भी एक्साइटमेंट में आकर बोली, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तो मैं मस्त तरीके से मेहंदी लगवाऊंगी। मेरे विवाह में तो मेहंदी ही नहीं, लेकिन फंक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद मैं कभी मेहंदी नहीं लगाई मेरे हाथ पर, इसलिए मैं आज तो पिछले 5 साल की कसर पूरी करूंगी। यह बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बेताब में क्या बोल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्वी की बातों को सुनकर अध्यांश की आंखों में अपराध का भाव झलक आया। उसने नजरें झुकाकर कहा, सॉरी, मेरी एक गलतफहमी के कारण आपके जीवन से बहुत कुछ छिन गया जान। अध्यांश का इस तरह माफ़ी मांगना अस्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने खुद ही अपने कान पकड़कर सॉरी कहा। अध्यांश, आई एम सॉरी कि मेरे कारण एक बार फिर सब कुछ याद आ गया, लेकिन ट्रस्ट में मेरा इरादा हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस उत्साह में आकर बोल गई थी। अध्यांश ने उसके कानों से हाथ हटाते हुए कहा, जान, सॉरी क्यों बोलती हो? जो कुछ भी कहा सच ही तो है। अगर उस दिन मैं प्रेम के ऊपर दोस्ती को प्राथमिकता ना दी होती तो शायद जो कुछ भी हुआ वो न होता। बिल्कुल सही। तो शायद आज हम दोनों साथ भी नहीं होते, तो शायद मुझे इतना प्रेम करने वाला जीवन साथी भी नहीं मिलता, तो शायद आज मैं जिस जगह पर हूँ, जो नाम मैंने बनाए हैं, वह पहचान भी मेरे पास ना होती।
तो शायद आज मेरी जो छोटी छोटी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप जो मुझे लाड प्यार कर रहे हो उनमें से कुछ भी ना होता तो शायद जो प्रेम, देखभाल, साथ के लिए बचपन से मैं तरस रही थी वो आज भी मेरे नसीब में नहीं होता। अपने मन की बात कहकर अस्वी ने नकारात्मक बात को सकारात्मक में बदल दिया। अध्यांश को अस्वी का इस घटना को सकारात्मक रूप लेना पसंद आया, लेकिन अस्वी द्वारा कही गई आखिरी लाइन सुनकर अध्यांश के मन में खटका हुआ। उसने अस्वी से इस बारे में पूछा, जान, बचपन से आप प्रेम, साथ के लिए तरस रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कुछ हुआ है? क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता? अध्यांश, तुम भी क्या लेकर बैठ गए हो? छोड़ो अब इन सब को बातों को, मैं तो बस यूं ही बोल गई थी, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मुझे भी तैयार करने में मदद करनी है। तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। अध्यांश के पूछने पर अस्वी जैसे कुछ छिपा रही हो और वह अध्यांश को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बात को टाल दिया और अध्यांश को तैयार होने के लिए कहा। फिर वह भी मेहंदी के पहनावे के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। अस्वी का ऐसा अजीब व्यवहार अध्यांश की शंका को विश्वास में बदल दिए। उसे पूरा यकीन हो गया कि अस्वी कुछ तो उससे छिपा रही है। वो क्या, यह जानने के लिए उसने तुरंत उदय को फ़ोन करके जांच करने का आदेश दिया और खुद तैयार होने लगा। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।